नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। आज बात होगी भारत ताकत की। जर्मन अखबार के मुताबिक ट्रंप की कॉल का पीएम मोदी ने जवाब नहीं दिया। भारत ने अमेरिकी टैरिफ दबाव को ठुकरा दिया है। जर्मन अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि ट्रंप का कॉल उठाने से पीएम मोदी ने साफ इनकार कर दिया। अखबार ने यह दावा किया कि ट्रंप टैरिफ विवाद में अब तक अपने सभी विरोधियों को हरा चुका है, लेकिन भारत के मामले में उसकी रणनीति उतनी कारगर साबित नहीं हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते दिनों चीन, कनाडा और मैक्सिको पर कड़े शुल्क लगाए थे। इन सभी देशों ने या तो डील कर ली या वो पीछे हट गए, लेकिन भारत ने एक अलग रुख अपनाया है। रिपोर्ट में कहा गया कि पीएम मोदी ने अमेरिकी दबाव के बावजूद व्यापारी रियायत देने से साफ इनकार कर दिया। अखबार के मुताबिक ट्रंप हमेशा टकराव मोड में नजर आए और वो बार बार बातचीत की बजाय धमकी या दबाव की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार ने ट्रंप के कॉल और चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। दुनिया भारत के लिए क्या सोचती है, जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर जी, जिन्हें आप भारत विचार बाय सुमित पीर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम, राधे राधे। गणेश चतुर्थी की आपको और सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमित जी, पीएम मोदी ने ट्रंप के कॉल को नजरअंदाज कर दिया, यानी कि साफ क्लियर मैसेज है कि ट्रंप को जो करना है वो करे, हमें जो करना है हम वो करेंगे। अगर अमेरिका को भारत की जरूरत नहीं है तो भारत भी अमेरिका के पीछे नहीं जाएगा। ये सुपर पावर है जिनकी बात मानना तो दूर, लोग उनका फोन भी नहीं उठा रहे। अब पीएम मोदी ने 4 बार फोन को नजरअंदाज कर दिया। सबसे पहले तो मोनिका जी, हम बधाई देते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और भारत के लोगों को, क्योंकि भारत का मान सम्मान बढ़ा है और अमेरिका तक ये मैसेज गई है कि तुम भारत की किस्मत नहीं बदल सकते, लिख नहीं सकते तुम, जो मैं बार बार कहता हूं। एक बार नहीं, 4 बार फोन किया, 4 बार। और देखिए, फोन जब किया होगा तो उनके दूतावास जो है यहाँ पे, उन्होंने अप्रोच किया होगा और उनके विदेश मंत्रालय ने हमारे विदेश मंत्रालय को अप्रोच किया होगा, उनकी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री को एक्स्ट्रा अप्रोच किया होगा। हाँ। मंत्रियों के लेवल पे भी बातें होगी, एम्बेसी के लेवल पे भी प्रेशर आया होगा, हर तरफ से प्रेशर आया होगा कि ट्रंप साहब बात करना चाहते हैं। मोदी जी ने समय नहीं दिया, मतलब जो अगर आप डिटेल, तो मोदी जी ने समय नहीं दिया, तो ट्रंप ने फिर कहा भैया चलो मैं फोन लगा के देखता हूं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब मोदी जी ने फोन नहीं उठाया, तो एक बिल्कुल क्लियर मैसेज है, आपकी जोर जबरदस्ती वाली रणनीति यहां नहीं चलने वाली। आपकी जो जोर जबरदस्ती वाला जो आपका काम करने का तरीका, वो भारत पे नहीं चलेगा। हम तो पहले कहते हैं भैया, भारत डॉलर के सामने नहीं झुकता। इनको पता नहीं समझ क्यों नहीं आता, कई बार इनको समझा चुके हैं। देखिए, इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये पहली खबर आई तो हमें लगा यार शायद पता नहीं कहां से आई। फिर हमारे जो मेन पब्लिकेशन उन्होंने कैरी की, फिर जापान के एक अखबार ने भी इसको कैरी किया, वो भी ये दावा करता है कि नहीं जी, 4 बार फोन आया, मोदी जी ने नहीं उठाया। अब प्रश्न ये है, मोदी जी ने फोन क्यों नहीं उठाया? पहली बार तो मोदी जी ने ये बोल दिया भैया ऐसा है, मोदी फोन पे नेगोशिएशन नहीं करता, डिस्कशन नहीं करता। ये तुम्हारे पिताजी की जागीर नहीं कि जब तुम मर्जी फोन करो, हम यहाँ बैठे, हाँ भाई साहब बोलो क्या करना है। हाँ। ये हमारे यहाँ नहीं होगा। अगर आपको फोन करना है, देखिए तरीका होता है, पहले मंत्री लेवल, सेक्रेटरी लेवल पे निपटिए, फिर मंत्री जी के लेवल पे निपटिए। जब वहां सहमति होगी तो तब एक फॉर्मल सा बात आपकी और हमारी होगी, कुछ छोटा मोटा डिस्कशन करना हो जाएगा। बट अगर आपको यह लगता है कि मैं अमेरिका का प्रधानमंत्री, मैंने फोन उठाया और घुमाया नरेंद्र मोदी, और वो बोलेंगे यस सर, वो नहीं होने वाला। अगर आपको बिल्कुल, मैंने इनको कई बार बोला, मैंने कहा अगर भारत से डील करना तो आंख से आंख मिला के बात करो, न सर उठा के न सर झुका के, आंख से आंख मिला के बात करो। मोदी जी को ये तरीके ट्रंप के अच्छे नहीं लगते। ट्रंप को लगता मैं बहुत बड़ा नेगोशिएटर हूं, मैंने फोन उठाया, किसी को घुमाया और बोल दिया मैंने डील कर ली। और जो ट्रंप ने पिछली बार हमाकत की, मैं आपको बता रहा हूं मोनिका जी, जो सीज फायर वाली बात थी, उनका कोई लेना देना था नहीं। उन्होंने सबसे पहले ट्रुथ पे जाके बोल दिया जी सीज फायर हो गया। बेसिकली क्या है कि ये ट्रंप जो है, ये उस मौके की तलाश में था, एक बार मोदी जी से बात हो जाए, फटाफट ट्रूथ पे जाके कुछ ना कुछ बोल देगा और वन साइडेड कर देगा और बोलेगा आई जस्ट स्पोक टू मोदी। फिर ये भी कंटेक्ट डालेगा मेरी अभी मोदी से बात हुई, ये बात हुई। अब भाई उसके अंदर क्या हुआ हमें पता ही नहीं, राइट। जब ये 30-35 बार झूठ बोल रहा है कि भाई मैंने सीज फायर कराया, मान लीजिए अगर बात होती तो कुछ भी कहानी गढ़ देता। ये तो पता नहीं कौन से तो बाबा आजम के टाइम के किस्से निकाल दे और चांद पे किला बना दे। ये आदमी तो ऐसा है भाई, इसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, इससे फोन कोई करना नहीं चाहता। ये ऐसा आदमी है, मुझे कहना नहीं चाहिए पर मैं यहां कहूंगा, ऐसा आदमी है, इसकी नीयत ऐसी खराब है। आपको याद होगा मोदी जी G20 के लिए गए थे कनाडा,
तो G20 से ट्रंप पहले निकला था, मोदी जी को फोन किया, बोलता भाई सर आपसे बात करनी है, तो मोदी जी ने कहा ठीक है भाई बात कर लो। जब इसने मोदी जी को फोन लगाया तब इसने एक चाल चली थी, बोला साहब ऐसा है कि मोदी जी अब जरा वॉशिंगटन होते हुए निकल जाओ। अब मोदी जी का दौरा जो दूसरी कंट्री थी, एक छोटी सी कंट्री थी, मोदी जी ने तब बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा भाई साहब मेरे पास समय नहीं, मेरे पास एंगेजमेंट्स हैं। हाँ। तब भी एक बड़ी विवाद हुई थी, अमेरिका के प्रेसिडेंट का न्योता ठुकरा के आप एक छोटी सी कंट्री जा रहे हो, देखिए कोई छोटी बड़ी की बात नहीं है, तो मतलब हम्म। इकोनॉमिक वाइज बात कर रहा हूं मैं, हम्म। आप दूसरी कंट्री जा रहे हो, पर मोदी जी ने कहा मेरा धर्म, मेरी राजनीति, मेरी रणनीति उस कंट्री में जाना है। तुमने मुझे फोन किया, तुमने मुझे बोला, मैं तुम्हारे देश नहीं हूं, हम खाली नहीं बैठे हैं। वहां के गेम प्लान क्या था देखिए, ये आदमी इतना चतुर है, इतना मक्कार कहूंगा मैं, इसने वो फील्ड मार्शल मुनीर को वहां बुला रखा था। हम्म। इसका प्लान था कि मोदी जी आएंगे, उन्हें तो पता नहीं मुनीर को बुला रखा है, मुनीर तो वहां हफ्ते भर से बैठा था फोर सीजन्स में, तो वहां बुलाएंगे दोनों को एक साथ व्हाइट हाउस बुला के एक फोटो खिंचवाना चाहता था ये। फोटो खिंचवाती, जो इसकी सीज फायर की कहानी है ना, ये जो हाँ, उससे रोज कर दिया तंदूर में जाता है। रोटियां सेकता है, वो सही हो जाती। बोला नाउ आई हैव गॉट मुनीर एंड मोदी ऑन द सेम टेबल, ये ऐसी खबर छपती। ये आदमी, मैंने आपको पहले भी कहा, मीडिया की सुर्खियों में जिंदा रहता है, इसके सारे प्रोजेक्ट मीडिया में होते हैं, इसके सारे काम मीडिया में होते हैं। ये टेलीविजन और कैमरा के सामने का प्रेसिडेंट है, मुझे पता नहीं टेलीविजन और कैमरा के पीछे ये क्या करता। उस दिन भी इसने कुटिल चाल चलने की कोशिश की थी, जिसको हम मोदी जी ने निरस्त कर दिया। और आज चार चार बार फोन न उठाने का मतलब आप समझिए मोनिका जी, सामने वाले की डेस्परेशन कितनी है। आप और हम किसी को फोन ना करें, एक बार दो बिल्कुल। बार न उठाए, तीसरी बार नहीं करते। बिल्कुल। अमेरिका का प्रेसिडेंट चार चार बार फोन कर रहा, हर मिनिस्ट्री से प्रेशर लगा चुका, अपनी एम्बेसी से प्रेशर चुका लगा, अगर हिंदी में बात बोलूं साढ़े घोड़े खोल दिए, तब भी मोदी जी ने बात नहीं, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप बंडलबाज हो, आप झूठ बोलते हो, आप कहानियां बनाते हो, आप कहानीकार हो। मैं कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट होते तो बहुत बड़े हॉलीवुड में स्क्रिप्ट राइटर होते, कहानीकार होते, और बड़ी जबरदस्त फिल्में बनाती है, और फिक्शन में नंबर वन होते ही। अगर किताब लिखे तो जो जेके रोलिंग्स है हैरी पॉटर वाली, उनको पछाड़ देगी। ये इतना तो मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि ये आदमी ख्वाबो ख्याली की दुनिया में रहता। आज भी इसने सुबह सुबह कुछ बड़े उल्टे सीधे बयान दिए हैं, उस पर भी बात करेंगे। बट ये बहुत अच्छा हुआ और दुनिया को एक बात पता लग गई जी, जिससे मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा है कि भारत अमेरिका के इशारों पे नहीं नाचता। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया, कनाडा नाच तो नाचे, यूके को नाचना है नाचे, बिल्कुल। ये ऑस्ट्रेलिया को नाचना है, जापान को, जिसको मर्जी नाचना है नाचे। हाँ, पाकिस्तान का ये वो क्या फील्ड मार्शल तो वहां पोछा भी लगा देगा अगर ट्रंप कहेगा। बट भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी फोन तक नहीं उठाते, ये बताता है कि उनके लिए ट्रंप कितने इंपॉर्टेंट है। और भारत का जो मान सम्मान बढ़ा, जो मैं 140 करोड़ लोग का आज मान सम्मान बना रहा है, मुझे लगता है सबके लिए हर्षोल्लास की बात है। और ये अमेरिका को जी बहुत तकलीफ हो रही है, जो अभी आपको पागलपने की हरकतें दिख रही हैं मोनिका जी, ये उस तकलीफ, उस पीड़ा, उस जलन, उस बेइज्जती, वो जो बेइज्जती हुई है ना, मतलब बड़ी, ये उसके का उसकी जलन आपको दिख रही है, उसका रिएक्शन दिख रहा है, वो हताशा, वो निराशा, वो मैं जो आदमी असहज हो जाता है, कुछ हाँ। करने लायक नहीं रहता। और अब ये पोल पट्टी और खुल गई है। अब देखिए, अगर हम कल तक समझते ट्रंप यार इतना मतलब खिसके हुए क्यों है, तो अब समझ आए इतने खिसके हुए क्यों है। कारण है जी, अच्छे कारण है और जी। सुमित जी, जिस देश में अमेरिका अपने हथियारों से खून की नदियां बहा रहा है, उसी देश के साथ वो व्यापार करता है, चीन को दिन रात धमकियां देता है। भारत, जिसे अब पहले अपना दोस्त बताया, अब उसी पर दबाव बना रहा है। आतंकी देश पाकिस्तान के साथ ही व्यापार करने की कोशिश करता है। ट्रंप आखिर कर क्या रहे हैं? मुझे लगता है कि व्यापार भी उन्हें ठीक से समझ आ रहा है या फिर नहीं। बहुत बेहतरीन सवाल है। आज अमेरिका के, अगर मैं मीडिया की आपको सुर्खियां बताऊं, अमेरिका का मीडिया कहता है ट्रंप इज इंसल्टिंग एलाइज। ट्रंप अपने जो उसके साथी है, जो एलाइज है, उनकी बेइज्जती कर रहा खुलेआम। और दुनिया में जितने भी उपद्रवी है, जिहादी पाकिस्तान, ये आपका ये पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, इनसे इसकी बड़ी दोस्तियां हो रही है। देखिए, दो तीन आंकड़े सामने आए हैं जो बड़ा समझाना जरूरी है। और आपके क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि जी क्या इन्हें व्यापार भी समझ आता। मुझे लगता है इनका व्यापार भी नहीं समझ नहीं आता, क्योंकि अब जो कुछ आंकड़े सामने आए हैं मैं आपको बताऊंगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है, कल इन्होंने एक चीज बोला ऐसा है कि मार्को रूबियो ने मई में एक कैंपेन चलाई, जो यहाँ चाइनीज स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर करेंगे। 2,77,000 चीनी स्टूडेंट्स अमेरिका में, ठीक है जी। ये कम्युनिस्ट पार्टी के मोल है, इंटेलेक्चुअल मोल्स कहते हैं, मतलब ये जासूसी करने आते हैं, इनको बाहर फेंकना, मोस्ट ऑफ दम। एक कैंपेन चलाएगी, बड़ा बाजा गाजा हुआ। कल ट्रंप कहते हैं कि मेरी शी जिनपिंग से बात हुई, मेरी बड़ी अच्छी रिलेशन है चाइना के साथ, चाइना में बहुत टैरिफ दे रहा है, जबकि कुल 20% टैरिफ आ रहा है चाइना से। 10% उन्होंने लगाया, इन्होंने 30 लगाया, तो उन्होंने 10 लगाया, जो जमा घटा है 20% है, तो कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं आ रहा। हम बहुत खुश हैं। और अब हम
किसी ने मुझे बोला हम चाइनीज स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ने नहीं दोगे। मैं कह रहा हूँ 6 लाख चाइनीज स्टूडेंटों का यहाँ स्वागत करेंगे। 6 लाख। 2,77,000 को आप भगाने के चक्कर में, और ट्रम्प कह रहा है मैं 6 लाख का यहाँ स्वागत करूंगा। यानी कि ट्रम्प का या तो सिस्टम हिल गया है या उसे नंबरों का अंक ज्ञान गणित भी नहीं है। तुम 2,77,000 को भगा रहे हो, तुम 6 लाख को लाने की बात करो। लॉरा लूमर जो एक उनकी बड़ी मतलब राइट विंग सपोर्टर है, उनकी अपनी पार्टी के लोग, उन्होंने ट्विटर पे आके, एक्स पे आके बाकायदा चीजें लिखा। बोला भैया ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है क्या चाइनीज स्टूडेंटों के लिए? ये आप तो कह रहे थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जासूस है, अब 3 लाख भगा के 6 लाख ला रहे हो, ये क्या राजनीति है? अमेरिकन कहां पढ़ेगा? और इन्होंने तर्क दिया, इनके एक सेक्रेटरी ने, उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि अगर हम ये लोगों को नहीं लाएंगे तो हमारी नीचे की 15% यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएगी। सवाल ये है जब 2,77,000 थे तो तब यूनिवर्सिटियां तो बंद नहीं हुई, ये 6 लाख के आने पे कैसे चलेंगी? दूसरी बात, भाई अगर चाइनीज नहीं आ रहे तो हमें वीजा दीजिए, दुनिया भर के लोगों को वीजा दे, कोई भी आके वहां पैसा देता है। हर अमेरिकन यूनिवर्सिटी मतलब आप जानते हैं कि भाई प्राइवेट है, कोई भी पैसा दे पढ़ सकता है। तो मतलब ये क्या चाइनीज पैसे से ही अमेरिकन यूनिवर्सिटी चलेगी? क्या चाइना के 3 लाख स्टूडेंट भगा के 6 लाख लाना, ये कौन सी गणित है, ये कौन सा लॉजिक है? और हाँ, शी जिनपिंग की बेटी, एक ही बेटी है उनकी, वो वापस पढ़ रही है जी हार्वर्ड में। उनकी धर्मपत्नी अभी अमेरिका में है, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की प्राइवेट गार्ड उनकी वहां सुरक्षा कर रहे हैं। इनकी अमेरिकन जमीन पे, सुनिएगा, अमेरिकन जमीन में अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के वो पीएलए के लोग होंगे सारे, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इनके चाइनीज आर्मी। मैं ये आरोप लगाता हूं चाइना अमेरिका की जमीन में शी जिनपिंग की बेटी की सुरक्षा पीएलए के लोग कर रहे हो, और श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप साहब निंद्रा में व्यस्त है, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और इतना ही नहीं, इन्होंने 12 अगस्त की बात है, एनवीडिया को अप्रूवल दिया कि हाई एंड चिप्स बेचो चाइना को, जिसपे प्रतिबंध था। हाँ। और अब इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव बेचा है, भाई हमें जो तुमने सोयाबीन हमसे बंद कर लिया, वो सोयाबीन खरीद लो। तो मतलब धीरे 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 आप चाइना के लिए हर दरवाजा खोल। और एक और चीज आपको बता दूं, ताइवान के हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे, उन्हें जाना था साउथ अमेरिका। उन्होंने इनसे कहा कि भाई हम अमेरिका में रुक के वहां साउथ अमेरिका की तरफ निकलेंगे। अप्रूवल मिला, बीजिंग से फोन आया, बीजिंग से फोन आया और क्या बोला इन्होंने? बोला नहीं, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। चाइना इसको अपनी बहुत बड़ी जीत बताता कि हमने एक फोन कर दिया ताइवान वाले को, वहां लैंडिंग परमिशन नहीं दिलाई हमने। और फिर बाइडेन के टाइम में एटलीस्ट नैन्सी पेलोसी जाके ताइवान में लैंड की थी, यहां लैंडिंग तक की परमिशन स्टैक को ट्रंप ने नहीं दिया। और कल कह रहा था मेरे पास कुछ कार्ड ऐसे जेब में, मैं चाहूं तो चाइना की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता हूं, मैं 200% टैरिफ लगाऊंगा, मुझे मैग्नेट नहीं दिए। अगर आप इन सब चीजों का समावेश करेंगे तो हमारे में नहीं होता राइट लोब और लेफ्ट लोब, इसमें समन्वय होना चाहिए ब्रेन में। मुझे लगता है समन्वय में कोई दिक्कत आ गई है, क्योंकि लेफ्ट होता लॉजिकल, राइट होता इंट्यूशन। मुझे लगता है लेफ्ट ब्रेन में कहीं ना कहीं कुछ, मुझे लगता है कुछ अवरोधक आ गए हैं जो एक लॉजिकल थिंकिंग की तरफ नहीं बताते। इन चीजों को देखते हुए हमें लगता है इन्हें व्यापार भी नहीं आता, बिल्कुल। ये इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं, या कोई ऐसी मजबूरी है, या किसी को इतने पैसे दुनिया में कहीं मिले हैं। हो सकता है ना बड़ी शेल कंपनियों से पैसा आता जाता है, या इतने पैसे किसी के खाते में आए मोनिका जी जो बिलियंस में है, उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध दी। और कोई लॉजिक इसका नहीं है, इसकी कोई अंक गणित नहीं है बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊं। और सुमित जी, व्यापार के भी कुछ उसूल होते हैं, और सबसे पहला उसूल होता है विश्वास। लेकिन ट्रंप ये बेसिक उसूल भी मुझे लगता है समझ नहीं पा रहे। क्या ट्रंप का ये दोहरा चरित्र अमेरिका को महान बना सकता है? महान क्या बना रहा है, दुनिया के नक्शे से गायब करा। मैं आपको इनकी जरा एक और कुछ आपको तथ्य बता दूं इनके बारे में। बड़ा आपने बोला हिपोक्रेसी जिसे कहती है, दोहरा चरित्र। देखिए एक आंकड़ा निकला है सामने, इन्होंने हम पे प्रतिबंध लगाया जी, आप रशिया से तेल ले रहे हो, इस पे प्रतिबंध लगाया ना इन्होंने। हाँ। ठीक है, बात नहीं, 25% लगाया। एडवांटेज मिला चाइना को, वियतनाम को और मेक्सिको को, जो अल्टीमेटली चाइना पे ये पैसा उठा के जा रहा है। ये भी हमने बात की। अब मैंने एक एनालिसिस किया, काफी सोर्सेस को मैंने स्टडी किया। जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और जो अब तक, मतलब जुलाई के एंड तक, 927 बिलियन डॉलर रशिया में आया, तेल, कोयला, पाइप, जो भी पेट्रोलियम और एनर्जी प्रोडक्ट्स को बेच के 927 बिलियन डॉलर। इसमें से सबसे ज्यादा पैसा दिया चाइना ने, 200 बिलियन डॉलर। भारत ने दिया 121 बिलियन डॉलर। ठीक है जी, मतलब अगर मैं 121 बिलियन डॉलर को रखूं, 927 से गुणा करूं, डिवाइड करूं, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन है 13%। कितना? 13%। और जो 87% जिनका कंट्रीब्यूशन है, उन पे कोई सैंक्शन नहीं। अब आप बताइए क्या है। और सुनिए, नंबर 1 क्रूड में चाइना, नंबर 1 कोल में चाइना, नंबर 1 एलएनजी में यूरोप, और पाइप्ड गैस में अगेन यूरोप,
और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ा खरीदार है तैयब अर्दोगन, तुर्किया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का माल जापान गया है, माल आपका जापान गया है, माल आपका ब्राजील गया है। सुनिए विडम्बना, अगर हमने 13% कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने 87% कंट्रीब्यूट किया उन पे सैंक्शन क्यों नहीं? अगर हमने 121 बिलियन डॉलर दिया, जो चाइना ने 200 बिलियन डॉलर दिया, उस पे सैंक्शन क्यों नहीं? जापान ने पैसा दिया, उस पे सैंक्शन क्यों नहीं? ब्राजील पे सैंक्शन क्यों नहीं? आपके यूरोप से जो माल है उस पे सैंक्शन क्यों नहीं? मतलब काफी 10-15 बिलियन डॉलर की खरीद की तैयब अर्दोगन ने। 26% पेट्रोलियम प्रोडक्ट दुनिया में नंबर 1 खरीदार है तैयब अर्दोगन, जो नेटो का मेंबर है। उस पर सैंक्शन क्यों नहीं? आज मैं पूछता हूं, उस पर सैंक्शन क्यों नहीं? ये आपकी हिपोक्रेसी, आपकी हताशा बताती है। मैं आपको हमेशा कहता था, ये ट्रंप का अपना खेल है, आपस का खेल है, इसके कोई लॉजिक नहीं है। प्रिंसिपल नाम की चीज इस आदमी की मर चुकी है। ये सिर्फ अपने आई मी माई सेल्फ नार्सिस्ट है ये। अब बताइए, जो मैंने आपको अंक गणित दी है, जो हमने आंकड़े दिए, इसके हिसाब से भारत पे सैंक्शन लगाने का क्या मतलब? लगनी होती तो चाइना पे लगे, तुर्की पे लगे, यूरोपियन यूनियन पे लगे। और यूरोपियन यूनियन वाले इतने बदमाश हैं, इन्होंने कहा जो एलएनजी आएगा ये सैंक्शनों से बाहर रखो। भैया, इस पे कोई सैंक्शन नहीं होगा। एक और चीज आपको बता दूं, आप जरा ये सुन के आप और हमारे सारे दर्शक आज हैरान होंगे। ये MH1 पे मान लीजिए, ये जो मैंने आपको नंबर दिए, ये भी एक्सक्लूसिव, तो ये भी थोड़ा एक एक्सक्लूसिव एक आंकड़ा आपको देने वाला हूं, नंबर देने वाला हूं। तो अभी तक ये जो 927 बिलियन वाला आंकड़ा बताता है, ये फर्जीवाड़ा है, ये पर्सनल रंजिश है, और ये इसकी दिमाग की कमजोरी है जो ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है। अब आपको दूसरा आंकड़ा बताऊं। अभी हमने जब अलास्का पे बात की मोनिका जी, हमने कहा जी ये ट्रंप मिला है और ये रशियन मिल रहे हैं, अमेरिकन मिल रहे हैं, बड़ी पीस डील वगैरह की बातें हुई। पीस डील के बाद इसे 90 बिलियन डॉलर का माल बेचने की कोशिश की यूरोपियन यूनियन को, जिन्होंने फिलहाल तो गच्चा दे दिया। आपको यह जान के बड़ा अचंभा होगा मोनिका जी कि इसने 10 बिलियन का व्यापार करने की कोशिश की अलास्का में रशिया के साथ। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अलास्का में जहां पीस डील की बातें हो रही थी, 10 बिलियन डॉलर का व्यापार करने की कोशिश की इसने रशिया के साथ। क्यों? थोड़ा रशिया के जेब में पैसा डालूंगा, मेरी बात सुनेगी, शायद डील विल हो जाए, मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए। अब बोलोगे सुमित भाई क्यों, कौन से व्यापार की बात कर रहे हो? मैं आपको बताता हूं। ये बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। एक है सस्किन ऑयल फील्ड, ये आपका पड़ता ओस्ट्रिक सी है आपका। अगर मैं रशिया में जाऊं फार ईस्ट में, ठीक है, ये लगभग आर्टिक के पास पड़ता है। यहां पे एक्सॉन मोबाइल एक अमेरिका की कंपनी थी, वो पार्टनर थी। इसका 30% स्टेक था उस ऑस्किन सी में, एक्सॉन मोबाइल का, ठीक है। यहां हमारे भारत के ONGC का भी शेयर है 20%। करीब 50% रशियंस के पास है, 30% जापानीज के पास है। ये मोटा मोटा इसका मतलब समावेश है। ये हमने वाजपेयी जी के टाइम में हमें रशियनों ने उसमें पार्टनर बनाया था, और वहां से LNG वगैरह काफी कुछ निकलता है। ONGC अब भी वहां सक्रिय है। 2022 में जब ये 21-22 में जब ये युद्ध शुरू हुआ था, यूक्रेन वाला लफड़ा शुरू हुआ था, एक्सॉन मोबाइल वहां से भाग गया, कह रहा जी अब हम सैंक्शन लग गए, अब हम निकल रहे हैं, और $4 बिलियन का इक्विपमेंट भी वहीं छोड़ गया, हमें नहीं चाहिए। बड़ा ही उन्होंने तड़ी दिखाई। ट्रंप पीछे अभी पुतिन से बात करा, कह रहा भैया ऐसा है, एक्सॉन मोबाइल जो अमेरिकन कंपनी एक्सॉन मोबाइल, इसको जरा फिर वहीं घुसाओ सस्किन में। सस्किन रशिया के अंदर है, मेन लैंड रशिया में है, वहां जापानीज भी है, हम भी है, और वहां एक्सॉन मोबाइल को वापस घुसाने की कोशिश थी। क्यों? बिलियंस ऑफ डॉलर्स आने जी, वहां से माल आना है। और वो क्या बेचती है? तेल बेचती है। किसका तेल बेचती है? रशियन ऑयल बेचती है, रशियन एनर्जी बेचती है। अब सस्किन में तो भैया कोई कॉटन की वो लो कॉटन के दरिया तो बनती नहीं, वहां ऑयल निकलता, वो बिकता है रशियन ऑयल, मेनलैंड रशिया में। कहता एक्सॉन मोबाइल को अंदर घुसा, पहला बात। दूसरी बात, अब इन्होंने रशिया को बोला तुम्हारा जो ये LNG-2 है आर्टिक में, जो तुम अभी चाइना से माल ले रहे हो, हमें सुना है तुम्हें कोई दिक्कतें आ रही है। LNG-2 इनकी आर्टिक में LNG का एक प्लांट है, मतलब एक LNG का मान लीजिए कुआं है। तो कह रहा हाँ हमें कुछ दिक्कत आ रही है। कह रहा क्यों ना हम तुम्हें अपना माल बेच दें, वहां पे चाइनीज माल का इतना कॉस्ट स्टैंडर्ड नहीं हो, तो हम तुम्हें अपना माल बेच देते हैं, आप बताओ क्या करना है। इन्होंने ऑफर किया है कि हम, मतलब अमेरिकन कंपनियां रशिया को LNG-2 के लिए जो रशियन मेन लैंड में गैस निकालता है, उस प्लांट के लिए हम आपको माल बेचेंगे, जो आपको प्लांट मशीनरी वगैरह चाहिए, कुछ वेसल चाहिए, कुछ आर्टिक है वहां पे, तो काफी हायर एंड इक्विपमेंट चाहिए होता है। चाइनीज इक्विपमेंट इतना अच्छा है नहीं। तीसरी बात, इन्होंने जनाब ये सुन के हैरान होंगे आप, ट्रंप ने, श्रीमान डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने, दर्शकों सुनिए, ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा डोगला व्यक्ति, इसने पुतिन के कान में बोल दिया। ये आप मीडिया में आए, मैं मतलब ये मेरी कोई स्टोरी नहीं है, ये बिल्कुल मीडिया में कवर हुआ है। उन्होंने बोला कि हमें आपसे न्यूक्लियर आइस ब्रेकर चाहिए। कहता है न्यूक्लियर आइस ब्रेकर क्यों चाहिए अमेरिका को?
ये अलास्का में इनके दो प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो है इनका एलएनजी पाइपलाइन बिछा रहे, एक क्विलिक करके प्रोजेक्ट है, ये भी एक एलएनजी का प्रोडक्ट है। पर जो अमेरिका के पास, आप जानते हैं अंटार्कटिका अलास्का है, अलास्का में बर्फ बहुत है। जो इनके पास आइस ब्रेकर्स है अमेरिका के पास, बाबा आजम के जमाने के 3 हैं, वो भी 25 साल पुराने हैं। अब रशिया के पास लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर है, जिनमें मतलब क्षमता अपार है, 10-10 है। अमेरिका ने कोशिश की, गया ये फिनलैंड और कनाडा के पास, जिनकी इसमें महारत है। पर फिनलैंड और कनाडा दोनों के पास न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर नहीं है। तो ये ट्रम्प को लगा कि यार अगर ये माल कहीं मिलेगा तो वहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो एलएनजी का प्लांट चालू करना है, वो क्विलिक करना है, तो ये रशिया से ये आइस ब्रेकर मिलने चाहिए। अमेरिका जब तक बनाएगा करेगा। $16 बिलियन एलोकेट कर चुका है इस चीज के लिए ट्रम्प, $16 बिलियन। पुतिन के कान में बोलते तो आपसे 3 आइस ब्रेकर खरीदने हैं अगर आप हमें बेचना चाहो तो। अगर मैं मिनिमम इस डील का वैल्यू लगाऊं, 10 से 15-20 बिलियन की डील ये साइड लाइन में कोने में करके आया पुतिन से। कहा सारी डीलें किसको लेके हैं मोनिका जी? एनर्जी को लेके, ऑयल को लेके, गैस को लेके, मतलब पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर, उसी पेट्रोलियम पदार्थों को लेके हम पे सैंक्शन है। तभी तो डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि वो कंट्री जो दूसरों को कहती है हम व्यापार को प्रमोट करते हैं, और वही कंट्री व्यापार करने के लिए सैंक्शन लगाती, ये पोल पट्टी है इसकी। 10 से 20 बिलियन की साइड डील कर रहा था पुतिन के साथ। अब बताइए क्या धर्म ईमान है इस व्यक्ति का, क्या ईमानदारी है इस व्यक्ति की, क्या इस पे भरोसा करे। और ये अब दुनिया की मीडिया में पोल पट्टी खुल गई है, खबरें सामने आ गई है। रशियन अमेरिकन ऑयल डील, इक्विपमेंट डील, और किसमें? सिर्फ पेट्रोलियम संबंधित, जिसको लेके हम पे ये तोहमत लगाई जा रही है। और मुझे आज बता दें, 927 बिलियन में से अगर हमने 13 बिलियन पैसा दिया, 13% पैसा दिया, जिन्होंने 87% पैसा दिया उन पे सैंक्शन क्यों नहीं? G7 के शिप्स होते हैं ना, G7 कंट्रीज के, मैडम उनमें भर भर के तेल गया है, उनमें भर भर के, रशिया की शैडो फ्लीट में नहीं, G7 ने अपने टैंकर भेजे, उनमें तेल आया और वो गया। तभी डॉक्टर जयशंकर ने बोला भैया किसी क्या तमंचा रखा था क्या, हमसे तेल ले लो, दुनिया में कहीं भी तेल ले। ये इनकी हिपोक्रेसी में करा मैंने आज थोड़ा अंकों के माध्यम से अपने दर्शकों को समझो ये कितने बड़े हिपोक्रेट है, कितने बड़े झूठे, कितना झूठ बोलने का काम करते हैं। और ये बहुत लाजमी सवाल भी है सुमित जी, ट्रम्प जब टैरिफ का ऐलान करते हैं उसके बाद ही अमेरिका की रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने 18 साल के बाद भारत की इकोनॉमी रेटिंग में इजाफा कर दिया, यानी कि ट्रम्प को तो जवाब खुद अमेरिका में ही मिल गया है। देखिए सबसे पहली बात मुझे, हाँ ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है हमारे मंत्रालय से। भारत को, मैं आपको कह रहा था, हम मार्केट ढूंढ रहे हैं, हम चीज़ें कर रहे हैं। देखिए भारत के जीडीपी पे, भारत के डॉलर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। कारण क्या है भाई? हमारा एक्सपोर्ट कितना है? 0.2%, मतलब 1-2% है हमारे जीडीपी का। अमेरिका का झटका कितना? 0.1 या 0.2%। अब इनको लगा कि हमने भारत को घुटनों पे ला दिया। पहले बात कर चुके, जीएसटी गिरेगा, एक अच्छा दिवाली का सीजन सब पूरा करेगा। बट कहानी यही नहीं है। कहानी ये है, अभी अभी हमने एक टास्क फोर्स बनाया है, अभी शायद कुछ घंटे पहले, और ये बिल्कुल लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसमें हमने हमारे जो टेक्सटाइल है, जो इसका अच्छा खासा, हम वैसे 4.5-5% हमारा ग्लोबल मार्केट शेयर है, हम करीब करीब ये 30-35 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते थे। हमने क्या किया इसके लिए, हमारा ये जो अमेरिका जाता था, इन्होंने सोचा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल पे कैंची मारेंगे तो ये जो हमारा पंजाब का क्षेत्र है, जो हमारा सूरत का क्षेत्र है, जो हमारा लुधियाना का क्षेत्र है, जहां जहां एक्सपोर्ट होता है ये पिट जाएगा। हाँ, कपड़े वाले क्षेत्र जो है हमारा लुधियाना वगैरह है, पानीपत है, यहाँ वहां बड़ी गाज गिरेगी। और फायदा किसको होगा? बांग्लादेश को फायदा होगा, पाकिस्तान को, सुनिएगा, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, वियतनाम को। और इनको फायदा दिलाने के लिए ट्रम्प ने टेक्सटाइल को चुना, क्योंकि ये सारे मेक इन इंडिया के अंडर इनिशिएटिव थे। अभी मैडम हमने एक टास्क फोर्स बनाया, 40 कंट्रियों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से आप बताइए फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये जो 40 कंट्रियों को हमने आइडेंटिफाई किया। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा बाय द वे जो इंपोर्टर है कपड़े का दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया है। ये जो हमने 40 कंट्रियों को आइडेंटिफाई किया, आपको पता है इनमें कितना इंपोर्ट होता कपड़ों का? $850 बिलियन, $850 बिलियन सालाना। और हमें हमारा टारगेट कितना है? वैसे डोमेस्टिकली हम सेटल कर लेंगे, पर हमारा टारगेट है मात्र $35 से $37 बिलियन। इनमें कौन सा कपड़ा बनता है, इनमें क्या चीज होनी, हमें अपने कपड़े को कैसे आगे पीछे करना है, क्या साइज ऑल्टर करना, टास्क फोर्स बन गया। एक स्पेशलाइज प्रोग्राम इन 40 की 40 कंट्रियों को जाएगा। हमने बोलेंगे भाई साहब बताओ आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, पॉलिस्टर में इतना मिक्स कर दो, कॉटन आगे पीछे, जो भी कपड़े के मापदंड होते हैं वो सब करके उनके साइज बता के, मैं आपको कह रहा हूं
37 की जगह अब हमने $850 बिलियन वाला मार्केट खरीदा। तो अगर एसएनएमपी हमारी रेटिंग बढ़ा रही है तो वो बेवकूफ थोड़ी ना। मतलब बिल्कुल। आप समझ रहे हो ना, हम तो तालाब में फंसे पड़े, अब तुम समुंदर में कूदने वाले हैं जी। हाँ। पहले हम तालाब में फंसे पड़े थे, अब समुंदर में कूदने वाले। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं अमेरिका इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बट ये एक सेट मार्केट था, तो ठीक है, यहाँ एक व्यवस्था चल रही थी, कहते हैं नेवर डिस्टर्ब द एप्पल कार्ट। जो चीज चलती है उसको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। बट दुनिया बहुत बड़ी है, समुद्र बहुत बड़ा, तालाब का पूरा आदर सम्मान है, पर हम तो समुद्र के खिलाड़ी हो रहे हैं, और बिल्कुल। भगवान की कृपा रही, हम ये आंकड़ा पार कर लेंगे, उससे बहुत बेहतर करेंगे। $850 बिलियन किया वो इंपोर्ट करते हैं। हमारा इस मार्केट पे फोकस नहीं था, क्योंकि हमारा काम अमेरिका से चल रहा था। ट्रम्प साहब धन्यवाद, अब हम बहुत बड़े खिलाड़ी बनने वाले। हमारी एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्री है, लुधियाना हो, हमारा पानीपत हो, हमारा सूरत हो, कई सारे ऐसे बेल्ट हैं, अब हम इंटरनेशनल बनेंगे और तरह तरह के मार्केटों में बेचेंगे। और जरा आपको जरा बता दें कि आपके हथकंडे ना हमें रोक पाए थे, ना हमें रोक पाएंगे। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा शुभ समाचार है, ये जरा शेयर कर लूं। कहाँ 35 बिलियन का जेट का, कहाँ 850 बिलियन का मार्केट। जय बिल्कुल माता ठीक दी। कहा, बिल्कुल ठीक कहा। सुमित जी, अभी 2 दिन पहले की बात है जब अमेरिकी सांसद निकी हेली ने ट्रंप को वार्न किया था कि चीन का मुकाबला करने के लिए हमें भारत से दोस्ती बहुत जरूरी है और भारत के साथ व्यवहार आप खराब मत कीजिए। इसके बावजूद भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा, मतलब वार्निंग के बावजूद भी। देखिए, अभी ट्रंप की कोई तो नस फंसी पड़ी है, या तो ये खेल है या कोई और खेल है। देखिए, ट्रंप परिवार को, काफी लोगों का ये भी मानना है कि एस्पेन फाइल्स में ट्रंप का नाम बहुत क्लियर है, और एस्पेन फाइल्स को छुपाने के लिए सब काम हो रहा है। अब ये जो हम यहाँ एम्बेसडर जो भेजा है इन्होंने, इसको गोरेंस्की को, इसको एलॉन मस्क ने स्नेह कहा है। ट्रंप ने ऐसे कई सारे काम किए, निकी हेली की बात करें, जॉन कैरी की बात करें, कई सारे ऐसे काम किए जो समझ आते हैं, समझ नहीं आते। अभी अगर मैं चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट की बात करूं, करीब 290-95 बिलियन के आसपास होगा अमेरिका का। अगर मैं ये मार्केट भी चाइना के पास गया तो ये $350 बिलियन बढ़े करीब जाएगा। जिस चाइना से डिलिंकिंग की बात हो रही थी, जिस चाइना से सप्लाई चेन हटाने की बात हो रही थी, उसी चाइना को आप $40-50 बिलियन उठा के उसकी गोद में डाल रहे हो। तो सवाल ये है जो निकी हेली पूछ रही, जो अमेरिका का हर बुद्धिजीवी पूछ रहा, जो आज जॉन बोल्टन फिर पूछ रहा है, कह रहा भैया तुम्हारा इरादा क्या है, क्योंकि जो तुम्हारे इरादे हैं ये किसी को समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा लॉजिक किसी को समझ नहीं आ रहा। कल कह रहे मैं चाइनीज इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करूंगा, आज कह रहे हो कि नहीं, चाइना के प्रेसिडेंट की बेटी फिर हार्वर्ड आ गई, उनकी धर्मपत्नी वहां है, और तुम्हारे बड़े अच्छे। और कल कह रहा था मैं बीजिंग जाने वाला हूँ, मैं साल भर में बीजिंग जाने वाला हूँ, मैं गोइंग थिंकिंग ऑफ गोइंग टू चाइना, मैं बीजिंग जाने वाला हूँ। और पहले उसी बीजिंग को लेके इन्होंने कितना बवाल किया। आज मैं पूछता हूँ कहाँ वो फेंटेनिल? आपने तो कहा था सारा बवाल फेंटेनिल के चक्कर में, क्या हुआ फेंटेनिल का? फेंटेनिल रुक गया क्या? नहीं रुका। कहानी ये है कि देखिए, चाइना इज नोन फॉर करप्टिंग पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस को खरीदने के लिए, बड़े बड़े के लिए दुनिया भर में चाइना का बड़ा नाम है, एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। तो क्या यहाँ कुछ संभावित हुआ है? बिल्कुल हो सकता हुआ हो, या कुछ ट्रम्प परिवार के ऐसे सीक्रेट है जो चाइना के पास है, या कुछ इनके जो जमाई वमाई है या चाइनीज फाइनेंशियल लॉबियों के काफी क्लोज माने जाते हैं, क्या किसी बड़े पैसे का आदान प्रदान हुआ, संभवता हुआ है, कोई ऐसी चीजें हुई है जिसको लेके अमेरिका बिल्कुल छुपा। और मैं आज अब एक और आरोप लगाऊंगा, आप अपने बड़े से बड़े डिप्लोमेट की नौकरी खा रहे हो, क्योंकि डिप्लोमेट से होते हैं बाबूजी ने हम कहते हैं, वो सरकार को चलाते हैं, राइट, जो डे टू डे रनिंग वो करते हैं, उनको आपने निकाल दिया। आपने चार चार मिलिट्री के जनरल बड़े बड़े निकाल दिए। चाइना जब आप मिसाइलें बनाता, आपके पास कोई जवाब है नहीं, ठीक है। और आप चाइना को उठा उठा के भारत से व्यापार चाइना की गोद में डाल रहे हो। तो मैं ये पूछूंगा, अगर मैं इन चार चीजों को उठ के देखो, और आपका पांचवा पॉइंट, हाँ, चाइना के बादशाह की बेटी, बादशाह ही कहूंगा, शी जिनपिंग की बेटी जी। अमेरिका में पीएलए के गार्ड के अंडर रहती है। मतलब आपको नहीं पता वो लोग पीएलए के, आपको नहीं पता वो लोग सीसीपी के, आपने अप्रूवल कैसे दिया उनको रहने का? अगर तो वो उनके साथ रह रही है तो मतलब उनको, वो उसकी सुरक्षा कर रहे हैं ऑफ कोर्स, तो मतलब आप समझिए स्थिति कहाँ जा रही है। अमेरिका की जमीन को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और याद कीजिए, अमेरिका की जमीन पे 100 से ज्यादा चाइनीज पुलिस स्टेशन थे। अब मुझे पता पीछे आया था कि भाई 60 बचे हैं, क्या अब वो पुलिस स्टेशन बन गए? हाँ जी, चाइना की सीसीपी अमेरिका के जमीन पे चाइनीज पुलिस स्टेशन चलाती थी। ये आपको कहीं भी ये खबर मिल जाएगी। बिल्कुल। दिन ब दिन क्या अमेरिका की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। पीछे आपको एक और बात बताऊं, पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई थी। एक इनके स्टेट ने क्या किया कि ये जो अमेरिका के बड़े बड़े डिफेंस इंस्टॉलेशन है, चीनियों ने क्या किया, उसके आसपास आके जमीन ले ली किसी नाम से, भाई ये फार्म खोलना, ये खोलना, गोभी उगानी है जी।
तो बेसिकली आइडिया था कि उन जो मान लीजिए बड़ा रडार लगा है, जब जरूरत पड़ेगी तो एक छोटे से हथियार से उस बड़े रडार को निष्क्रिय किया जाएगा, बिल्कुल आप बाजू बाजू में लिए। जी। तो मिसौरी नाम का एक स्टेट है अमेरिका में, उसने ये हजारों एकड़ जमीन कैंसिल कर दी अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में। फिर ये प्रकरण 2-4 जगह चला था। अब जहां तुम्हारे स्टेट चाइनीज ओन्ड लैंड को कैंसिल कर रहे कि वो अमेरिका की मिलिट्री को डायरेक्ट थ्रेट है, और यहां ये चाइना के लिए दरवाजे खोल रहा है। मतलब आपको कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं लगता है? मिसौरी ने हजारों एकड़ लैंड कैंसिल कर दिया स्पेशल पावर लेके कि भाई हमारे यहाँ जो, और याद रखिए मिसौरी से ये B-2 आते थे, तो वहां हमारे जी यहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है क्योंकि चाइनीज ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को, हमारी मिलिट्री बेसों के आसपास ये मंडरा रहे, खतरा है। और ये ट्रंप क्या कर रहा है? ये उन्हीं चीनियों के लिए दरवाजे खोल रहा है। 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट लाने की बात कर रहा है। अमेरिका ने आज तक 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट नहीं लाए। और H-1B वीजा को भारत के स्कैम कहा जा रहा है। H-1B वीजा को स्कैम कह रहा है। इसका जो क्या है, उसका नाम कॉमर्स सेक्रेटरी, इसका नाम है होवर्ड लुटनिक, ये कह रहा है H-1B स्कैम है। H-1B को टारगेट करने का मतलब है मोनिका जी, सीधा सीधा भारतीयों को टारगेट करना। लास्ट ईयर का आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, लास्ट ईयर करीब 85,000 H-1B प्राइमरी और सेकेंडरी मिला के इशू हुए थे। प्यू रिसर्च को मैं कोट करूंगा, जो सबसे रिलायबल सोर्स है, वो कहता है कि 77% इसमें से भारतीय मूल के लोगों को मिले। और आज इसका कॉमर्स सेक्रेटरी कह रहा है H-1B स्कैम है, इसको बदलना पड़ेगा। JD वेंस कह रहे ग्रीन कार्ड का मतलब नहीं है आप अमेरिका में रह सकते, परमानेंट रेजिडेंस की कोई गारंटी नहीं है। H-1B को स्कैम कहना सीधा सीधा भारत पे चोट करना है, क्योंकि इसका बेनिफिशियर 77% भारतीय मूल का बंदा है। तो ये पूरा पूरा देखिए, यहाँ जो भारत के लोग वहां सेट है उनको हटाने की बातें कर रहा है, और वहां से 6 लाख चीनियों को लाने की बात कर रहा है, जो डबल है। अब बताइए, दोनों को एक हाथ में रख के देखिए। यहाँ से H-1B को मैं घटाऊंगा, ये स्कैम है, ये चोरी है, फर्जीवाड़ा है, जबकि अमेरिका का टैग कह रहा हम इसके बिना चल नहीं सकते। और यहाँ मेरे पास 3 लाख चाइनीज स्टूडेंट है, मैं 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट लाऊंगा। आप बताइए, किसी ने तो किसी को खरीदा है? कहीं तो कुछ खरीद फरोख्त हुई है? लगता तो यही है, दिमाग तो यही कहता है, लॉजिक तो यही कहता है। बिना इसके ही आपको मतलब ये यू टर्न लेना, ये हमें समझ नहीं आता। मतलब ये चाहते क्या है? H-1B स्कैम कब से बन गया? यानी दूसरे देशों में भी इस बात की चर्चा है कि भारत को टारगेट जरूर किया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार नहीं झुकेगी। सुमित जी, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। नमस्कार मोनिका जी, हर हर महादेव। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से